प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सेनापति के पिछले पदों में हमने राम भक्ति संबंधी पद पढ़े। आज हम ऋतु वर्णन की ओर बढ़ रहे हैं। सेनापति का जो ऋतु वर्णन है वह उच्च कोटि का है और ऋतुकाल में अपनी एक विशिष्टता रखता है। यहाँ जो दो पद आपके पाठ्यक्रम में हैं वे वसंत ऋतु से संबंधित हैं और अन्य दो पद में श्लेष का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। पहला पद देखिए आप। सेनापति कहते हैं वसंत के लिए कि बरन बरन तरु फूले उपवन वन सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमि बोलत वीरद वीर को खिल है गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई सौंद के सुगंध माज सन रहियत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत वसंत ऋतु राज कहियत है। वरन वरन शब्द का अर्थ होता है विभिन्न रंग के। तरु का मतलब आप जानते हैं वृक्ष। चतुरंग संग दल, चतुरंग का मतलब होता है राजा की चार प्रकार की सेनाएं जिसमें हाथी, घुड़सवार, पैदल, रथ आदि होते हैं, उसे कहा जाता है। बंदी यहाँ पर राजा का गुणगान करने वाले वो जो बंदी जन होते हैं और गुणगान करने के बाद उनकी सज़ा में काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। और वीरद गाने वाले यहाँ पर चारण कवियों के लिए आया है जो वीरद यश गान करते थे, अपने राजाओं का उत्साह बढ़ाते थे, वीरता भरी वीरावलियाँ गाते थे, उनके लिए आया है। इसी तरीके से गहियत का मतलब गान करना, रहियत का मतलब भीगा रहना, इस तरह से है। तो इस पद में आप देख रहे हैं कि ऋतुकाल के जो प्रसिद्ध कवि हैं, अपने जो कवित्व रत्नाकर ग्रंथ में सेनापति ने षड ऋतु वर्णन के साथ साथ ऋतु वर्णन में सबसे पहले ऋतुराज वसंत का वर्णन किया है। वो किस तरह से है देखें, और ये जो वर्णन है आप देखेंगे आलम्बन और उद्दीपन रूप में वर्णित है। सेनापति जब यहाँ वसंत का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो जैसे राजसी ठाट बाट की तरह से एक वसंत का आगमन हो रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि वरन बरन तरु फूले उपवन वन, जैसे एक राजा की सवारी आती है, राजा का आगमन होता है तो उस तरह से उसका स्वागत होता है, तो ठीक उसी प्रकार से वसंत ऋतु का भी स्वागत हो रहा है। और यह प्रकृति में ऋतुओं का राजा है, जो उसका जब वह आता है तो उसका स्वागत भी राजा की भांति होता है। प्रकृति में भांति भांति के वृक्ष हरे भरे उठे, वर्ण वर्ण तरु, यानी आप देखते हैं कि प्रकृति चारों तरफ से हरी भरी हो गई है। वर्ण वर्ण के वृक्ष फूल फूल रहे हैं। उपवन और वन फूलों से भर गए हैं, यानी वृक्ष हरे भरे हो गए हैं, चारों तरफ फूल खिल गए हैं। सोई चतुरंग संग दल लेती है, और ऐसा लगता है कि चतुरंगिणी सेना के साथ ऋतुराज वसंत आ रहा है, जहाँ विविध वर्णी वृक्ष भी हैं, खिले हुए फूल भी हैं, और ये उपवन भी और वन भी उनका स्वागत कर रहे हैं। जब कोई राजा आता है तो उसके साथ सेना चलती है, जैसे हाथी, घोड़े, रथ, पैदल उसके साथ चलती हैं, तो वैसे ही वसंत के साथ फूलों का खिलना प्रारंभ हो गया है। और राजा के स्वागत सत्कार और प्रशंसा गान के लिए चारण भाट कवि भी साथ में चल रहे हैं और राजा की महिमा गा रहे हैं कि वंदी जिमि बोलत वीरद वीर कोकिल हैं। तो जिस तरह से चारण कवि अपने राजा का यशगान करते हैं, उसी प्रकार से वसंत के आगमन पर कोकिला वसंत की मधुर स्वर में विरुदावली गा रही है। वंदी जिमि बोलत वीरद वीर कोकिल हैं, गुंजत मधुप गान, और भंवरे गुनगुना रहे हैं मीठी मीठी आवाज़ में और गुणगान कर रहे हैं। तो भंवरे फूलों पर रसपान करते हुए गुनगुना कर वसंत का गुणगान कर रहे हैं। और जिस प्रकार राजा के आगमन पर कोकिला यहाँ वसंत ऋतु राज के आने पर कोकिला वसंत के स्वर में गा रही है, मीठे स्वर में गा रही है, इसी प्रकार आगे देखें कि आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई सौंदे के सुगंध माज सन रहियत है। जिस प्रकार राजा के आसपास गुलाब, इत्र, फुलेली की खुशबू बिखेरी जाती है और राजा उसमें सना रहता है, उसी प्रकार वसंत के आगमन पर जो विविध वर्णी पुष्पों की सुगंध चारों दिशाओं में फैल जाती है और उसमें वसंत का जो राजा है, राजा वसंत राज है, उसकी सौंधी खुशबू में वह भीग जाता है, आकंठ निमग्न हो जाता है, और इस तरह से पूरी प्रकृति ही वसंतमय और सुगंधमय हो जाती है। आवे आस पास पुहपन की सुबास वही सौंदे के सुगंध माज, यानी ऐसा लगता है कि पूरी ऋतु ही उसमें डूबी हुई है।
शोभा को समाज सेनापति सुख साजाज। और इस तरह से इसे शोभा का समाज है, यानी राजा की जिस तरह से कोई शोभा होती है उसके वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से वसंत ऋतु का जो फल फूल पेड़ पौधे रंग बिरंगे जो प्रभावशाली हो गए हैं उसकी शोभा की वर्णना नहीं की जा सकती। वसंत की शोभा मधुर आवाज़ के साथ सुखपूर्वक चारों दिशाओं में गुंजायमान हो रही है और प्रकृति के बीच ऋतुराज वसंत का राजसी ठाट बाट आगमन के साथ हो रहा है। शोभा को समाज है यह, और यह सुख देने वाला है। आवत बसंत ऋतुराज, इस तरह से जब ऋतुराज वसंत आता है तो प्राकृतिक छटा इस प्रकार की हो जाती है। तो इस पद में आप देख रहे हैं कि प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप किस प्रकार होता है और कैसे मानवीकरण किया जा सकता है, यानी ऋतुराज को ही राजा बना दिया गया है, तो ये प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। यूँ देखा जाए तो इसमें स्वतंत्र आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ है, यानी प्रकृति सामने है और उसे भले ही राजा के रूप में प्रकट किया लेकिन प्रकृति का सारा चित्र आलम्बन रूप में प्रकट हो रहा है। जहाँ तक अलंकारों की बात है तो बरन बरन तरु फूले उपवन, वन में आप अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देख सकते हैं। बंदी जिमी बोलत विरध वीर, जिमी शब्द आने से यहाँ पर उदाहरण अलंकार भी हो गया है और मानवीकरण अलंकार भी हो गया है। भाषा इसकी ब्रज है, अनुप्रासिकता अलंकारिकता और ध्वन्यात्मकता होने से इसमें माधुर्य गुण आ गया है और दरबारी जीवन का भी एक तरह से परोक्ष वर्णन हो गया है। शैली अलंकारिक वर्णनात्मक तो है लेकिन छंद इसमें कवित्व है। दूसरा पद भी वसंत को आधार बनाकर लिखा गया है, उसमें इसको देखें आप कि मलय समीर शुभ सौरभ दरहन धीर सरवर निर्जन मज्जन की काज की, मधुकर पुंज पुण्य मंजुल करत गुंज सुधरत कुंज सम सदन समाज के, व्याकुल वियोगी जोग के सकिन जोगी तहाँ विहरत भोगी सेनापति सुख साज के, सगन तरुल सत बोले पिक कुल सत देखो ही अहुल सत आए ऋतुराज के। प्रकृति के चतुर चितेरे सेनापति हैं और ऋतुराज वसंत के आगमन के बाद जब जनजीवन और प्रकृति में क्या परिवर्तन आता है उसका प्रभावी वर्णन यहाँ हो रहा है। और वसंत योगी को भी भोगी बनाने की अपूर्व शक्ति रखता है, ये बात वो कह रहे हैं। और परिवेश के साथ क्या मधुरता है उसका भी एक आकर्षण प्रदान करने वाली उनकी भाषा में और इस पद में यहाँ पर व्यक्त हुआ है। कवि क्या कहता है कि मलय समीर शुभ सौरभ धरण धीर, यानी वसंत ऋतुराज वसंत जब जनजीवन को प्रभावित करता है तो किस प्रकार करता है कि जब वसंत आता है तो प्रकृति में मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी और सुगंधित हवा शुभ संदेश लेकर आती है और धैर्य धारण करने का संदेश देती है। मलय समीर शुभ, मलय पर्वत से हवाएं चलती है खुशबू भरी और धैर्य धारण करने की बात करती है। और जो सरोवरों का जो नीर है, आसपास के तालाबों में जो पानी है वह अब मज्जन के काज का हो गया है, अर्थात नहाने लायक हो गया है, स्नान करने लायक हो गया है। कहने का आशय वसंत के आते आते पानी इतना निर्मल हो जाता है कि वह सभी कामों के लिए उपयुक्त होने लग जाता है। मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गुंज, और जो तालाबों में खिलने वाले फूल और यत्र कत्र खिलने वाले फूलों पर जो भौरों के समूह हैं और वो मनोहर समूह है वो रसपान के लिए गुंजन कर रहे हैं, यानी सरोवरों में जो पानी कमल खिल रहे हैं वहाँ पर भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं क्योंकि उसमें उन्हें रस मिलने वाला है। और सामान्य जन भी वसंत ऋतु में अपने कुंज समान घरों को सुधारने लगते हैं। सुधरत कुंज सम सदन समाज के, यानी साधारण समाज भी अब क्या होता है कि अपने घरों को सुधारने लग जाते हैं, यानी उसके धूल पाँख वगैरह साफ करके प्रकृति का स्वागत करते हैं। वसंत में जो व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी जा, वसंत के आगमन पर जो अच्छे से अच्छा वियोगी भी है योगी भी है तो वो व्याकुल हो जाता है अपने प्रेमी के लिए। विरह के जो दग्ध वियोगी हैं प्रिय से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और जोग के सके न जोगी, और योगी भी योग नहीं कर पाता है, यानी वह भी विचलित हो जाता है। तहाँ विहरत भोगी सेनापति सुख, और चारों तरफ सुगंध और भौरों का गूंजना प्रिय की याद दिलाता है और ऐसे व्याकुल हो उठते हैं कि ऐसी स्थिति में वो योग साधना पर उनका ध्यान नहीं होता। चारों तरफ प्रेम योगी ही विहार करते हुए दिखाई देते हैं, यानी प्रकृति पूरी तरह से प्रेममय हो जाती है। योगी योग साधना छोड़कर भोगी के रूप में विहार करने लग जाते हैं। सगन तरु लसत
बोले पिक कुल सत देखो ही हुलसत आए ऋतुराज के। इधर चारों तरफ वृक्षों पर सघन पत्ते और फल फूल सुशोभित हो जाते, सघन तरुलसत, चारों तरफ घने वृक्ष हो जाते हैं। बोले पिक कुल सत, और जो पिक कुल यानी जो कोयल और उनका जो समूह है पक्षियों का, वो लय और राग छेड़ देते हैं, जिससे परिवेश और भी मोहक उठता है। सेनापति कहते हैं कि इस प्रकार वसंतराज के समय पेड़ पौधे पशु पक्षी योगी भोगी सब कुछ प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और चारों तरफ उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। देखो ही हुलसात आए ऋतुराज के, यानी ऋतुराज के आने पर चारों तरफ उल्लास का वातावरण बन जाता है। यहाँ इस पद में आप देखें कि वसंत ऋतु की सुंदरता है, मोहकता है और जनजीवन में उसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है उसका एक सुंदर वर्णन है और यथार्थ वर्णन भी है। संयोग श्रृंगार की दृष्टि से यहाँ यदि हम देखें तो प्रकृति का उद्दीपन रूप वर्णन हुआ, यानी वसंत को देख करके प्रकृति किस तरह से उद्दीप्त करती है मनुष्य के जीवन को, वो यहाँ पर प्रकट हो रहा है। ब्रजभाषा की जो कोमल सामासिक पदावली है, लाक्षणिकता है, ध्वन्यात्मकता है, मधुरता है, आनुप्रासिकता है, ऐसी विशेषताएं इसमें उजागर हो रही है। कवित्व छंद है ही, और उपमा अलंकार भी यहाँ इस पंक्ति में देख सकते हैं। सुधरत कुंज सम सदन समाज के, छंद कवित्व है, शैली वर्णनात्मक अलंकारिक है। तो इस प्रकार इन दोनों पदों को आप देखें और इनकी व्याख्या करने की कोशिश करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।